चलिए बच्चों, तो जहाँ पे हम लोग रुके थे वहां से स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से हम लोगों ने 6th क्वेश्चन किया था, उसके आगे से हम लोग को करना है आज 7th क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 2 स्टील वायर्स ऑफ डायमीटर्स 1.5 mm एंड 1 mm एंड ईच 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसका जो डायमीटर है दिस इज इक्वल टू 1.5 mm और इसका जो डायमीटर है दिस इज इक्वल टू 1 mm। ठीक है। So 2 steel wires of diameter 1.5 mm and 1 mm and each 50 centimeter long are welded together in series as shown in the figure. If a weight of 98 Newton is suspended from the bottom, तो यहाँ पे एक weight तुमने लगा लिया 98 Newton का, suspended from the bottom of the combined wire, then by how much will the combined wire stretch? तो देखो स्टील वायर्स का ना कोई वेट नहीं दिया हुआ, तो स्टील वायर्स का वेट इस 98 न्यूटन वाले वेट के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा। हम लोग मानेंगे कि इसका कोई वेट है नहीं, तो मतलब कि जितने वेट से ये इसको पुल कर रहा है उतने ही वेट से ये इसको पुल कर रहा है, और मतलब टेंशन दोनों में सेम होगा वायर्स में, राइट। सो अब यहाँ पे अगर हम लोग टेंशन देखें T is equal to weight W which is equal to 98 न्यूटन। ठीक है। अब जो पहला अगर हम लोग ये देखते हैं यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू स्ट्रेस मतलब T डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर बाय डेल्टा एल बाय एल, तो दिस विल बी y इज इक्वल टू T इंटू एल पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। हम लोगों को निकालना है यहाँ पे, है ना, बाय हाउ मच विल द कंबाइंड वाइल स्ट्रेच। तो डेल्टा एल 1 अगर हम लोग कर लो तो दिस इज इक्वल टू टी एल, लेंथ तो दोनों का सेम है, टी एल बाय पाई आर वन स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो टी एल टेंशन टी हो गया 98 न्यूटन, लेंथ एल हो गया 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 हो गया, डिवाइडेड बाय 3.14 R1 स्क्वायर। तो R1 पहले तो हम लोग इसमें निकाल रहे हैं ना, तो R1 1 mm का हाफ 0.5 mm है, तो दिस इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 होल स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस जो है 21 इंटू 10 टू द पावर 10 हो जाएगा। ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 98 इंटू 0.5 तो ये 49 हो जाएगा। और नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 इंटू 0.5 का स्क्वायर और इसके बाद 21 16.485 10 टू द पावर 10 है और ये -6 10 टू द पावर 4 बचेगा। सो दिस इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 16.485 into 6 to 10 to the power 2.97 into 10 to the power -4 2.97 into 10 to the power -4 मीटर, है ना। और डेल्टा L2 इज इक्वल टू
इसमें जो हो रहा है डेल्टा L1 ले रहे हैं, इसमें जो इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है डेल्टा L2 ले रहे हैं. डेल्टा L2 is T into L divided by pi R2 square Y. ठीक है. So this is 98 into 0.5 divided by 3.14. रेडियस हो गया यहाँ पे 1.5 by 2. 0.75 10 to the power minus 3 का whole square. 21 into 10 to the power 10. 49 divided by 3.14 into 0.75 square. So this is 37.09 into 10 to the power 4. 49 divided. So this is 1.32 into 10 to the power minus 4 मीटर. ये हो गया और एक ये हो गया. अब तुमको निकालना था हाउ मच विल द कंबाइंड वायर स्ट्रेच. तो कंबाइंड वायर, द स्ट्रेच इन द कंबाइंड वायर the stretch in the combined wire will be equal to delta L1 plus delta L2 2.97 plus 1.32 10 to the power minus 4. So this is 729 4.29 into 10 to the power minus 4 meter or 0.429 millimeter. Clear है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Next question है compute the elongation of the steel and brass wire in figure. फिगर में बना देता हूं तुम्हें. This is 6 kg, 4 kg. The brass wire, the length is 1 meter, and the steel wire length here is 1.5 meter. So compute the elongation of the string of the steel and brass wire in figure.
Unloaded length of the steel wire is 1.5 meter. Unloaded length of brass wire. Unloaded length मतलब जो original length है 1 meter. Diameter of each wire is 0.25 centimeter. ठीक है. And Young's modulus of steel is 2 into 10 to the power 11 Pascal, and that of brass is 0.91 into 10 to the power 10 Pascal. ठीक है. And take G is 9.8 Newton per kg. Let length of steel and brass wires be. क्वेश्चन का पार्ट नहीं है. ठीक है. तो हम लोग को इलोंगेशन ऑफ स्टील एंड ये निकालना है. तो पहले अगर स्टील वायर को कंसिडर करो ना, तो इस पे जो टोटल वेट होगा, तो 4 kg और 6 kg मिलके 10 kg इस पे वेट लगा रहा होगा नीचे की तरफ. तो जो टेंशन इन स्टील वायर, सो पहले हम लोग पहला केस हम लोग स्टील वायर वाला कंसिडर कर रहे हैं. सो टेंशन इन स्टील वायर TS is equal to, so स्टील वायर में जो टेंशन है दैट इज इक्वल टू 4G plus 6G 10G, दैट इज 100 न्यूटन. ठीक है. अब जो यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है, सो दिस इज टेंशन बाय एरिया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाय L. सो अब यहाँ पे दिस इज इक्वल टू TL pi r square into delta L. So this will give you delta L is equal to TL pi r square into Y. अब आपको यहाँ पे निकालना है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टील. सो डेल्टा LS is equal to tension in steel, length of steel divided by pi. रेडियस दोनों का सेम दे रखा है, डायमीटर ऑफ ईच वायर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील. वैल्यू पुट कर लेते हैं. 100 न्यूटन. लेंथ ऑफ स्टील इज 1.5 मीटर डिवाइडेड बाय 3.14. रेडियस 0.25 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो ये मतलब 0.25 बाई 2 0.125 सेंटीमीटर हो गया. तो 0.125 into 10 to the power minus 2 का होल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर. और यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अगर हम लोग देखेंगे, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील जो है हमारा, दिस इज 2 into 10 to the power 11. 2 into 10 to the power 11. So 100 into 1.5. So this is 150 divided by, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 3.14 into 0.125 square into 2. This is 0.0981 into 10 to the power 7, 11 minus 4. So 150 divided by 1528, 1.528 10 to the power minus 4 मीटर. ठीक है.
ये तो स्टील का हो गया। अब हम लोग को ब्रास का सेम चीज निकालना है। तो ब्रास में जो टेंशन ब्रास में होगा, तो ब्रास वाला जो स्ट्रिंग है उसके नीचे आप देखो कि ओनली 6 kg वाला ब्लॉक लटक रखा है। तो ये टेंशन इन ब्रास यहाँ पे, टेंशन इन स्टील यहाँ पे था। टेंशन इन ब्रास में 6G बस लेंगे। दिस इज इक्वल टू 6G विच इज इक्वल टू 60 न्यूटन। ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, राइट, जस्ट अ सेकेंड। So tension in brass is equal to 6G, which is equal to 60 Newton, right? और इसको अगर हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, so increase in length of brass is equal to tension in brass by length of brass pi r square Young's modulus of brass। वैल्यूज पुट करते हैं। 60 इंटू 1, यहाँ पे लेंथ 1 मीटर लेंगे, 3.14। रेडियस है यहाँ पे हमारा वही 0.125 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर है। और यंग्स मॉड्यूलस ब्रास का 0.91 इंटू 10⁻10। इसको यूज करते हैं। सो 60 डिवाइडेड बाय 3.14.125 square 0.91 10⁻6। तो 1.34 इंटू 10⁻⁻। (1.34 into 10⁻³ मीटर। ठीक है। ये 10⁻⁻4 आंसर में इसमें लिखा हुआ गलत है, वो 10⁻³ होगा। आगे समझ? Yes, sir. इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस ही थोड़े बड़े रहते हैं, क्वेश्चंस तो इजी हैं। लिख लिया सभी ने? Yes, sir.
Now see this ninth question. A heavy plank of mass 100 kg hangs on 3 vertical wires. तो एक plank है ना, ये plank hang कर रहा है तो इसका mass है 100 kg. Now it hangs on 3 vertical wires of equal length arranged symmetrically. तो copper, steel, copper, ये 3 wires लगे हुए हैं. Find the tension in the wires if the middle wire is of steel and the other 2 are of copper. All the wires have the same cross section. Take the modulus of elasticity of steel to be double that of the copper. ठीक है. So अगर आप देखें Young's modulus y is equal to tension T upon A divided by delta L upon L. So this is T into L by A delta L. ठीक है. This is, अब ये हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये A डेल्टा L को उधर लेके चले जाएंगे तो y इंटू A इंटू डेल्टा L इज इक्वल टू T इंटू L, राइट. सो इसका मतलब क्या है, देखो आपका यहाँ पे जो लेंथ है वो कांस्टेंट है, ये A जो है, अब जो T है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस. सो T इज, सो फॉर ऑल द वायर्स यू विल सी, देखो ये तीनों एक ही प्लैंक से कनेक्टेड है ना, प्लैंक से कनेक्टेड है तो जितना इसमें एक्सटेंशन होगा सब में एक्सटेंशन सेम होगा, डेल्टा एल सेम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल ही रखा है सेम है, लेंथ सभी का सेम है, राइट. तो मतलब T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y, राइट. सो तुम लिखना सिंस L डेल्टा L एंड A are same. Since the length, change in length and area are same, so the tension T will be directly proportional to Y. So इससे हमारा क्या आ जाएगा, T steel upon T copper is equal to Young's modulus of steel by Young's modulus of copper. ठीक है. आपको दे रखा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू बी डबल दैट ऑफ कॉपर. सो ये 2/1 हो गया. तो हमें निकालना है टेंशन इन द वायर्स इफ द मिडिल वायर. सो T स्टील इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T कॉपर. ठीक है. अब जो प्लैंक है उसमें तुम देखोगे यहाँ पे कॉपर, स्टील और कॉपर, T कॉपर, T स्टील, T कॉपर और नीचे लग रहा है Mg. So twice of T copper plus T steel is equal to Mg, right? और हमें पता है कि ये T steel क्या है, twice of T copper है, तो twice of T copper और T steel को भी twice of T copper लिख सकते हैं, is equal to Mg. 4 times twice tension in copper is equal to Mg. So tension in copper is equal to Mg by 4. Mg 100 kg है, 100 into 10 divided by 4. So this is 1000 by 4, which is equal to 250 Newton. Okay. So this is the tension in copper.
अब आपको बोल रहा है कि दोनों में निकालना है ना, टेंशन इन स्टील भी निकालना है. टेंशन इन स्टील इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टेंशन ऑफ कॉपर, सो दिस इज 500 न्यूटन. टेंशन इन स्टील इज 500 न्यूटन. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. इस तरह का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है. दिस इज रियली इम्पोर्टेंट. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. लाइट रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमारे पास एक रॉड है लेंथ 200 सेंटीमीटर का. ठीक है, सो दिस इज 2 मीटर बेसिकली. This is the length of the rod. So light rod of length 200 centimeter is suspended from the ceiling horizontally by means of two vertical wires of equal length tied to its ends. One of the wire is made of steel and is of cross section 0.1 centimeter square, and the other of brass of cross section 0.2 centimeter square. तो यहाँ पे जो एरिया स्टील का 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया जो ब्रास का है this is 0.2 centimeter square. ठीक है. Along the rod at which the distance may a weight be hung to produce. Along the rod at which distance may a weight be hung to produce equal stress in both the wires, है ना? Equal strains in both the wires. Y for brass and steel are 10 into 10 to the power 11 and 20 into 10 to the power 11 dyne per centimeter square. So CGS यूनिट में वैल्यूज दे रखा है. तो यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास 10 into 10 to the power 11 dyne per centimeter square. Young's modulus of steel is equal to 20 into 10 to the power 11 dyne per centimeter square. ठीक है. ना देखो दोनों में स्ट्रेस इक्वल है, राइट? तो स्ट्रेस इक्वल है मतलब T1 बाय जो यहाँ पे T1 दिया हुआ है तो इसको चलो A1 कर लो और इसको भी A2 कर लो, ज्यादा अच्छा. सो as stresses are equal, है ना, फर्स्ट केस में इक्वल स्ट्रेस इन बोथ द एरियाज. सो फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले सॉल्व कर रहे हैं. as stresses in both part are equal, as stresses in both part are equal, we will have T1 by A1 is equal to T2 upon A2. ठीक है. सो इससे आ जाएगा T1 upon T2 is equal to A1 upon A2. एरिया फर्स्ट वाले का दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे वाले का दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1/2 हो गया. सो T1 बाय T2 इज 1/2. इससे आ जाएगा T2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1.
नाउ अब देखो यहाँ पे इसको दोनों इक्विलिब्रियम में होना होगा जब, है ना, इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि देखो वेट यहाँ पे एक्ट हो रहा है, तो इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम और जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दोनों में होना होगा. फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या हो गया, T1 प्लस T2 जो ऊपर फोर्स लग रहा है इज इक्वल टू टोटल वेट W. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको यूज कर लेंगे. T1 प्लस T2, तो दिस इज T1 प्लस T2 क्या है, ट्वाइस ऑफ T1 है. T1 plus twice of T1 is equal to weight W. So thrice of T1 is equal to weight W और T1 is equal to W by 3. ठीक है, T1 is equal to W by 3, है ना. तो इसी से आ जाएगा T2 is equal to twice of T1, मतलब 2W by 3 आ जाएगा. ठीक है, अब इसके अलावा फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हमारा जो इसके वजह से जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, और इसके वजह से जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, तो ये क्लॉकवाइज और ये काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों बराबर होना चाहिए. ये x है तो ये जो डिस्टेंस है दिस शुड बी 2 माइनस एक्स. सो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम T1 into x should be equal to T2 into 2 minus x, right? Now calculate these values. T1 की जगह हम लोग पुट कर लेते हैं W by 3. So we will have W by 3 into x is equal to 2W by 3 into 2 minus x. W gone, 3 gone. X is equal to 4 minus 2x. So 3x is equal to 4, x is equal to 4 by 3. तो x हो गया 4 by 3. ठीक है, सो ये 4 by 3 मीटर पे हम लोग को रखना पड़ेगा. तो यहाँ पे दे ही रखा है कि दो कंडीशन. सो अलोंग द रॉड एट विच डिस्टेंस मे अ वेट बी हंग टू प्रोड्यूस. तो विच डिस्टेंस मीन्स इट शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 4 by 3 मीटर फ्रॉम द स्टील वायर. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब सेकेंड केस में लेंगे जब स्ट्रेन इक्वल है. ये सबने लिख लिया. क्लियर है बच्चों? लिख लिया सबने? Yes, sir.
अब सेकेंड पार्ट इसका करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि इक्वल स्ट्रेन्स इन बोथ द वायर, ठीक है। तो स्ट्रेन इक्वल है, सो दैट मीन्स देखो y इज इक्वल टू टी अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू टी बाय ए वाई। तो इसका मतलब T1 बाय A1 Y1 इज इक्वल टू T2 बाय A2 Y2, ठीक है। नाउ एक का ये देखो 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर था और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो T1 बाय A1 Y1 इज इक्वल टू T2 बाय A2 Y2। तो इससे हमारा आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो T1 अपॉन T2 A1 Y1 अपॉन A2 Y2। तो एरिया A1 जो है 0.1 इंटू 20 इंटू 10⁻11 by A2 is 0.2 इंटू 10 इंटू 10⁻11। तो ये जो कैंसिल हो गया, तो ये 2/2 मतलब 1/1 ही हो गया रेशियो। सो T1 इज इक्वल टू T2 हो गया। तो पहला इक्वेशन बन जाएगा T1 प्लस T2 इज इक्वल टू W, राइट। So this is twice of T1 is W और T1 is equal to W/2 is equal to T2. ये rotation for translational equilibrium. So this is for translational equilibrium. This is the case. For rotational equilibrium, T1 into X is equal to T2 into 2 minus X. T1 T2 बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। X is equal to 2 minus X, so 2X is 2, तो X is equal to 1 मीटर हो गया, मतलब एग्जैक्टली मिडवे इसका। तो वेट को एग्जैक्टली मिडवे रखना पड़ेगा अगर इक्वल स्ट्रेन्स इन बोथ द वायर्स आर देयर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. एक मिनट बच्चों है।
सॉरी बच्चों, ये लिख लिया ना सबने? Yes, sir. Now 11th question है, a copper wire of negligible mass 1 meter length and cross sectional area 10 to the power minus 6 meter square. So एक copper wire है of negligible mass, है ना, 1 मीटर लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसका जो लेंथ है वायर का 1 मीटर हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर हो गया, इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल विद वन एंड फिक्स्ड, तो एक एंड को फिक्स रख दिया है और इट इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, अ बॉल ऑफ मास 1 kg इज अटैच्ड टू द अदर एंड, यहाँ पे इस एंड पे हम लोगों ने एक बॉल को कनेक्ट कर दिया है विच इज इक्वल टू ऑफ मास 1 kg, ठीक है. The wire and the ball are rotating with an angular velocity of 20 radian per second. So omega is equal to 20 radians per second. If the elongation in the wire is 10 to the power minus 3 meter, so देखो L is equal to 1 meter, delta L is equal to 10 to the power minus 3 meter, और area is equal to 10 to the power minus 6 meter square. Now, so if the elongation in the wire is 10 to the power minus 3 meter, after the Young's, obtain the Young's modulus if on increasing the angular velocity of 100 radian per second, the wire breaks down, obtain the breaking stress also. So, अभी तो पहले Young's modulus निकालना है. Young's modulus Y is equal to F by A divided by delta L by L. So F means यहाँ पे टेंशन होगा, टेंशन T by A is equal to delta L by T by divided by delta. टेंशन T कितना होगा is equal to M ओमेगा स्क्वायर R के बराबर होगा. सेंट्रिपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड कर रहा होगा टेंशन T, है ना, इस बॉल को टेंशन T सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, M ओमेगा स्क्वायर R हो गया. तो इसके जगह हम लोग पुट कर लेते हैं M ओमेगा स्क्वायर R डिवाइडेड बाय A और इंटू L बाय डेल्टा L. वैल्यूज पुट कर लेते हैं. मास है 1 kg, ओमेगा है 20 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर इंटू रेडियस R हो गया 1 मीटर, ठीक है. जो रेडियस होगा, अब इंक्रीज इन लेंथ वाला रेडियस लेना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है. सो R इज इक्वल टू L प्लस डेल्टा L हो गया, तो डेल्टा L 1.001 हो जाएगा. तो दिस इज 1.001 का होल स्क्वायर. तो बिकॉज डेल्टा एल बहुत कम है ना, तो ये 1 के नेग्लिजिबल हो गया 1 के रेस्पेक्ट में. इनटू ए, ठीक है, एरिया इज 10 टू द पावर माइनस 6, डेल्टा एल इज अगेन 10 टू द पावर माइनस 3 और इंटू 1. ये हमारा यंग्स मॉडुलस हो गया. तो यंग्स मॉडुलस वाई इज, so this can be written as 20 square means 400 divided by 10 to the power minus 6 or minus 3, 10 to the power minus 9 हो गया, ऊपर गया 4 into 10 to the power 7 हो गया, सॉरी 9 to 11 हो गया, 4 into 10 to the power 11 हो गया हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 1.001 को अप्रोक्सीमेटली हम 1 ही लिख सकते हैं. दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट. तो 4 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया हमारा y का वैल्यू. अच्छा, अब आपको कह रहा है सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, इफ ऑन इंक्रीजिंग द एंगुलर वेलोसिटी टू 100 रेडियन पर सेकेंड, सो इफ ओमेगा डैश इज इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकेंड, द वायर ब्रेक्स डाउन. मतलब उस समय जो टेंशन T होगा, T डैश इज इक्वल टू M ओमेगा डैश स्क्वायर इंटू R, right? So this is equal to, तो यहाँ पे बेसिकली तुमको डेल्टा एल भी निकालना चाहिए. तो हमारे पास जो यंग्स मॉडुलस y है, दिस इज M ओमेगा डैश स्क्वायर इंटू R.
अच्छा चलो ये निकाल ही लेते हैं। तो दिस इज मास है इसका 1 kg, ओमेगा डैश हो गया तुम्हारा 100 का स्क्वायर, रेडियस 1 ही मानो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो नेग्लिजिबल ही होगा यहाँ पे, वी एज्यूम। सो दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 न्यूटन हमारा टेंशन हो गया ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस निकालना है तो टेंशन बाय एरिया करेंगे। सो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज टी डैश बाय एरिया, टी डैश इज 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर -6 से डिवाइड कर देंगे तो दिस इज 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस हो जाएगा बेटा। इज इट क्लियर? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? एक सेकंड सर, हाँ लिख लो। लिख लिया सर। सभी ने लिख लिया बच्चों? Yes, sir. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन ऑफ 0.5 kg मास इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ a 0.8 मीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम वायर ऑफ 0.7 mm डायमीटर। ठीक है, तो स्टोन का मास जो है वो 0.5 kg है, अटैच टू वन एंड ऑफ ए 0.8 मीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम वायर ऑफ 0.7 mm डायमीटर एंड सस्पेंडेड वर्टिकली। द स्टोन इज नॉट रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कोनिकल पेंडुलम बन रहा है at a rate of such that the wire makes an angle of 85 degree with the vertical. So theta is equal to 85 degree with the vertical. If y is equal to 7 into 10 to the power 10 Newton per meter square, Young's modulus y is equal to 7 into 10 to the power 10 Newton per meter square. Sin 85 degree is this and cos 85 degree is this. The increase in length of wire is, हम लोग को length of wire के में जो increase है वो निकालना है। So यहाँ पे देखो, अगर तुम ये जो पहले तो टेंशन टी का वैल्यू निकाल लेंगे, राइट? तो टेंशन टी का वैल्यू निकालने के लिए देखो ये सारे क्वेश्चन तुम देखोगे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और ये सब सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो ये देखो कितना मतलब जब हम कह रहे थे कि यंग्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो तुमको यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में तुम लॉज ऑफ मोशन से ही पहले तो टेंशन निकालोगे, तभी तो उसके आगे फॉर्मूला लगाओगे ना। तो आगे इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ना जो अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे, उन सभी में तुम देखोगे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का कहीं ना कहीं यूज जरूर है, राइट? सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैकेनिक्स। अगर मैकेनिक्स तुम्हारा स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो फिर आगे के सारे चैप्टर्स वैसे ही थोड़े ढीले ही रहेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसा आएगा नहीं ना फॉर्मूला लगाने वाला। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे किसी और चैप्टर का यूज हो रहा है और वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए तुम लोग को मैकेनिक्स हमेशा प्रैक्टिस करते रहना, उसके टॉप में रहना। आ रहा समझ में? हम लोग Yes, फ्री sir. बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। देखो यहाँ पे टी साइन थीटा इसको नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और टी कॉस थीटा क्या है, mg के बराबर है ना। वर्टिकल इक्विलिब्रियम अगर हम लोग देखेंगे तो बेसिकली यू हैव रेडियल फोर्स लिखोगे टी साइन थीटा, सो दिस इज m ओमेगा स्क्वायर r, और दूसरा हम लोग लिखेंगे टी कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू mg। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। बेसिकली हम लोग को t का वैल्यू निकालना है ना, तो t इज इक्वल टू mg अपॉन कॉस थीटा, राइट? तो t इज इक्वल टू mg अपॉन कॉस थीटा,
अब वैल्यू डाल लो यहाँ पे, मास है 0.5 kg, 0.5 into 10 cos of 85 डिग्री, cos 85 डिग्री का वैल्यू दे रखा 5 डिवाइडेड बाय 0.872, ठीक है। इसका वैल्यू इसको यूज कर लेंगे तो 5 डिवाइडेड 0.872, दिस इज 5.73 न्यूटन। टेंशन T निकल गया, अब इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर निकालना है। तो देखो, यंग्स मॉड्यूलस Y इज इक्वल टू T अपॉन A डेल्टा L अपॉन L। तो इससे हमारा Y इज इक्वल टू TL बाय A डेल्टा L। सो डेल्टा L इज TL बाय AY। वैल्यूज पुट कर लो, 5.73। लेंथ इसके वायर का 0.8 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायमीटर 0.7 mm है। तो 3.14 इंटू 0.35 इंटू 10 to the power -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और y का वैल्यू हो गया 7 इंटू 10 to the power 10। इसको कैलकुलेट कर लें अगर, 5.73 into 0.8 divided by 3.14 into 0.35 square to 7 into 10 to the power. So this is 1.7 into 10 to the power -4. 0.5 into 9 point, अच्छा। So this is 1.7 into 10 to the power -4. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आपने? Yes, sir.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ थिन यूनिफॉर्म मेटलिक रॉड ऑफ लेंथ L इन रेडियस R। तो हमारे पास एक रॉड है, इसका लेंथ L है और रेडियस R है, रोटेट्स विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो सब क्वेश्चन में देखो ये रोटेशन का क्वेश्चन, हम लोग जब रोटेशन कर रहे थे तो उस समय ऐसा ही क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। सो थिन यूनिफॉर्म मेटलिक रॉड ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R rotates with an angular velocity omega in a horizontal plane about an axis passing through one of its ends. Now calculate the tension in the rod. The density of the material of the rod is rho and the Young's modulus is y. ठीक है ना? तो अब आप देखिए, अगर हम लोग एक छोटा सा ये कंसिडर करते हैं, dr वेट का छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं, उसका मास अगर dm है, dm क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास m अगर है, m पर यूनिट लेंथ, राइट, इनटू द लेंथ dr। मास पर यूनिट लेंथ, मास अगर इसका हम लोग को निकालना है, डेंसिटी रो दे रखा है, सो दिस विल बी इक्वल टू रो इनटू m इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं, या फिर इसको ना डेंसिटी के टर्म्स में लिख लो, dm is equal to density into volume of element तो जो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट है, तो रो इनटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट हमारा L इन सो डी आर इंटू ए हो गया, ए इंटू डी आर हो गया। Hence, अब ये देखो, जो टेंशन है, जो इसमें स्मॉल टेंशन dt होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू dm इंटू मास इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, m ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। सो हेंस dm का जो वैल्यू है रो ए, सो dt इज इक्वल टू रो ए dr इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अब हम लोग को टेंशन पूरे पे निकालना है, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू, इसमें यंग्स मॉडुलस का यूज कहाँ आया, यंग्स मॉडुलस का तो यूज ही नहीं है इसमें। एनीवेज, तो अगर इसका पूरा टेंशन टी निकालना है, तो जीरो से कैपिटल टी और रेडियस जीरो से लेके एल तक हो गया। सो दिस इज रो ए ओमेगा स्क्वायर आर डी आर का इंटीग्रेशन, और लिमिट जीरो से एल ले रहे हैं, तो रो ए ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू, जीरो से एल हो गया, रो ए ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय।
तो ये जो रेडियस, इसका जो थिन मेटलिक रॉड ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर दे रखा है, तो एरिया की जगह आप रेडियस यूज कर सकते हैं. सो दिस इज पाई आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2. यंग्स मॉडुलस का इसमें कोई यूज ही नहीं है. ठीक है, गलती से क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे. एनीवेज, चलो विल स्टॉप हियर. ठीक है, इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, तो तुम लोग ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के ना, ये इनिशियल वाले कर सकते हो, करीब 15 क्वेश्चंस तक कर सकते हो. एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन 1 से 15 तक तुमको करना है. ठीक है, ओके सर. और पीछे वाला वो जो ग्रेविटेशन वाला है वो सबको सारा खत्म करना है. ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो विल स्टॉप हियर. ओके.